Hello, Daksh. Good evening. Good afternoon, all of you. Okay, only Daksh. तुम्हारा पहला दिन है ना? क्या नाम बेटा? इरा नागपल. ओके, स्पेलिंग बताओ. EIYA. ओके. कौन सी स्कूल में बेटा? ये कहाँ पे? ओके, दूर है. अच्छा, तो यहीं से हो? तो इतना दूर क्यों? अच्छा, चलो ठीक है. स्कूल अटेंड करी थोड़ी बहुत? घूमने फिरने? ठीक है. तो अभी हम वैसे भी क्या करेंगे? फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमने एग्जिस्टिंग बैच को छुट्टी दे रखी है, ताकि जब वो बच्चे आए आपके साथ ज्वाइन हो तब तक आप भी उनके लेवल में एकदम बराबर आ जाओगे, है ना? तो हम कोशिश वही करेंगे कि वहां तक का पूरा रिवीजन हम करें. तो उसमें कवर हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर का थोड़ा बहुत पोर्शन, जो ताकि हम जिस दिन से तुम ज्वाइन करो, मतलब वो बाकी बच्चों के साथ बैठो, तो तुम्हें एकदम पैरेलल में हो जाओगे, एकदम मतलब लेवल में बराबर हो जाओगे. सो दक्ष तो ऑफलाइन आता ना? कहाँ गया है? अच्छा अच्छा, कल से आएंगे. ओके. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. लेकिन ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिस्कस्ड है. तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है हिस्ट्री ऑफ बिजनेस से, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से, जिसमें हमारे इंडिया की बिजनेस हिस्ट्री के बारे में बताया कि इंडिया में बिजनेस कब से चलता आ रहा है, किस तरह का बिजनेस था, है ना? ये सब बता रखा है. और सेकंड पार्ट है जो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, उन सब के बारे में. तो हम स्टार्ट हिस्ट्री से नहीं करेंगे, हम स्टार्ट नेचर ऑफ बिजनेस से करेंगे, ताकि पहले आपको बिजनेस समझ में आए. उसके बाद हम आएंगे हिस्ट्री ऑफ बिजनेस पे कि इंडिया में बिजनेस की हिस्ट्री कैसी रही है. नई होगी वैसे कि पुरानी है? इंडिया में क्या लगता है, बिजनेस नया है कि पुराना है? मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया में होते थे क्या पहले, या बाद में होने शुरू हुए? बहुत पुरानी हिस्ट्री है इंडिया की, है ना? क्योंकि इंडिया का सिविलाइजेशन भी बहुत पुराना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड. तो हमारा बिजनेस हिस्ट्री जो है वो भी हमारी क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट. एंड इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री. इंडिया की बिजनेस हिस्ट्री, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री रही भी बहुत अच्छी है, रिच हिस्ट्री रही है. ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई आ, इंडिया वाले गरीब थे, या ऐसा था कि इंडिया वालों के पास कुछ था नहीं, ऐसा नहीं था. इंडिया बहुत अच्छी, बहुत प्रॉस्परस हिस्ट्री इंडिया की पास्ट में रही है. एंड आज भी अच्छा है, लेकिन पहले और भी ज्यादा अच्छा, वर्ल्ड में और भी अच्छी पोजीशन थी इंडिया की. एंड द रीजन, देयर आर मेनी रीजंस, देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस. जैसे एक रीजन है हमारी जियोग्राफी, लोकेशन ऑफ इंडिया, है ना? इंडिया हम ऐसी लोकेशन पे हैं कि हम, हमारे पास बहुत कुछ है. वी हैव माउंटेन्स, वी हैव सी, वी हैव रिवर्स, वी हैव ग्रीनरी, वी हैव प्लेन्स, वी हैव प्लेट्यूज, सब कुछ है हमारे पास. तो एग्रीकल्चर अच्छा था.
और एग्रीकल्चर अच्छा होने की वजह से पहले जो था इकोनॉमिक एक्टिविटी मेन क्या होती थी, एग्रीकल्चर ही होती थी, और एग्रीकल्चर के थ्रू हमने बहुत पैसा कमाया। ठीक है, प्लस वी आर ऑल्सो रिच इन मिनरल्स, मिनरल्स बहुत होते हैं हमारे यहाँ पे, उनसे भी हमने पैसा कमाया। प्लस हम लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, वी आर नॉट लैंडलॉक्ड कंट्री, वी आर पेनिनसुला, मीन्स हम ऐसा नहीं है कि हम चारों तरफ से किसी दूसरी कंट्री से घिरे हुए हैं, नहीं, एक तरफ हमारे तीन तरफ तो पानी है, ईस्ट वेस्ट एंड साउथ हमारे क्या है, पानी है, समुद्र है। तो हम लोगों के लिए ट्रेड करना भी बहुत आसान था दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, जो लैंडलॉक्ड कंट्री होती है उनको ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन हमें इतनी दिक्कत नहीं थी। प्लस वी हैड अ ग्रेट कल्चर, देयर वर सेवरल ग्रेट किंगडम्स, बहुत बड़े बड़े राजघराने हुए हैं इंडिया में, किंगडम्स बहुत बड़े बड़े रहे हैं, बहुत पावरफुल कंट्री था इंडिया। तो इसलिए इंडिया की हिस्ट्री जो है ट्रेड की वो बहुत रिच है। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको क्लासिफाई करते हुए बात करते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी, अब एक्टिविटी की डेफिनेशन तो मत पूछना यार, क्या हो सकती है एक्टिविटी की डेफिनेशन, कोई भी काम करना, सिंपल सी बात। तो इसको भी डिफाइन कर सकते हैं अपन, तो नंबर अगर कोई बोल दे मुझे एक नंबर में ये एक्टिविटी की डेफिनेशन बताओ, बताओ क्या होगी। क्या हो सकती है एक्टिविटी की? डूइंग अ वर्क। Activity is a function or a series of function required to perform a particular task. बोल सकते हैं हम एक नंबर में डेफिनेशन, बट एक्टिविटी की डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। एक मिनट, एक देयर इज वन न्यू स्टूडेंट, आई थिंक ग्रंथ। गुड आफ्टरनून ग्रंथ। पहला दिन है बेटा, कहाँ से हो, कौन सी स्कूल है मतलब? हम्म, ओके, ठीक है। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने ह्यूमन एक्टिविटी। अब ह्यूमन एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन करते हैं। हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं डेली, उनमें से दो टाइप की एक्टिविटीज हमारी होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? Non-economic activities are those activities which we perform for self-satisfaction and not for earning money. हम पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म फॉर अर्निंग मनी और मेकिंग मनी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं वो क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं अभी जस्ट चाय पीकर आया, अब मैं चाय पीकर आया तो मैंने, ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? मतलब ये कौन सी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? चाय पी है मैंने, मैंने कोई पैसा तो कमाया नहीं, चाय पी के बस मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया कि बस ऐसी गर्मी में चाय मिल जाए, सही है ना? ये क्या होगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? पढ़ाना इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं तुम्हें। बताओ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्योंकि मैं पैसा तो कमाऊंगा ना, ऑब्वियसली आप लोग फीस भरोगे, पैसा कमाऊंगा, सही है या नहीं? तो दिस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो समथिंग विच इज डन फॉर अर्निंग मनी, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड विच इज डन फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन एंड नॉट फॉर अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई जैसे स्लीपिंग, ईटिंग, प्लेइंग, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अनलेस कुछ इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं हो। अगर सपोज मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें डाल दूं तो ये नॉन इकोनॉमिक को भी इकोनॉमिक बना सकता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं मुझसे कोई जनरली पूछता है कि
ईटिंग कौन सी एक्टिविटी है? तो ईटिंग क्या है? ऑब्वियसली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट अगर मैं उसी को बोलता हूँ कि मैं खाते खाते वीडियो बना रहा हूँ और उस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ और मुझे उससे पैसे मिल रहे हैं, फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, तो वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं अपने घर पे खेल रहा हूँ, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं किसी क्लब के लिए खेल रहा हूँ और मुझे पैसे मिल रहे हैं, ये क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। ठीक है। सो अब नॉन इकोनॉमिक का किस्सा तो करते हैं यहीं खत्म, नॉन इकोनॉमिक को ज्यादा खींचना नहीं अपने को। हमारा जो चैप्टर चलता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे चलता है, नॉन इकोनॉमिक तो बस एक डिस्क्रिप्शन के लिए। तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी भी अब कितने टाइप की होती है उसके बारे में बात करते हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप की होगी? 3 टाइप्स। और वो कौन कौन से हो गए? नंबर 1 बिजनेस, देन नंबर 2 प्रोफेशन, एंड नंबर 3 एम्प्लॉयमेंट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अभी, जैसे आपको जस्ट पहले मैं बोल रहा था कि मैं अभी जस्ट चाय पीकर आया, तो एक दुकानदार है, वो क्या करता है? वो चाय बनाता है, बेचता है और पैसा कमाता है। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं और पैसे कमा रहा हूं। ठीक है। और सपोज मैंने एक पर्सन को हायर कर रखा है, वो क्या कर रहा है? वो मेरे लिए वर्क कर रहा है और उसको मैं सैलरी दे रहा हूं। अब तीनों में फर्क क्या है? तीनों पैसा कमा रहे हैं, तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है। लेकिन एक पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता बेचता है या बनाकर बेचता है, यानी जैसे वो चाय वाला, तो ही इज अ बिजनेसमैन। एंड एक पर्सन जो पर्सनलाइज प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो दिस इज अ प्रोफेशन। और एक पर्सन जो किसी और के लिए काम कर रहा है और उसके बदले में उसको सैलरी या वेजेस मिल रहे हैं, तो दैट इज एन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर? या इसको मैं दूसरे और तरीके से समझ सकता हूं कि जैसे एक पर्सन है जो जिसकी एक किराने की दुकान है, ग्रोसरी स्टोर है। अब वो ग्रोसरी स्टोर वाला क्या कर रहा है? कुछ आइटम्स खरीद रहा है और बेच रहा है। एक डॉक्टर है जो खुद का क्लिनिक ओपन करके बैठा है और खुद के क्लिनिक में पेशेंट्स को देखता है, उनको ट्रीट करता है और फीस चार्ज करता है। प्लस एक पर्सन है जो एक कंपनी में काम कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी में, और उसको हर मंथ सैलरी मिलती है। अब ये तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है बिकॉज ऑल द 3 आर अर्निंग मनी। बट वो जो ग्रोसरी स्टोर वाला पर्सन है वो क्या है? वो बिजनेस में एंगेज्ड है। अगर मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं जिसने खुद का क्लिनिक ओपन कर रखा है, ही इज एंगेज्ड इन अ प्रोफेशन। और अगर मैं बात करता हूं एक पर्सन की जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और उसको हर महीने सैलरी मिलती है, तो वो क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है। तो दिस इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इनका थोड़ा सा हम कैटेगराइजेशन करेंगे, बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का, कि बिजनेस में और प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है। कुछ मेजर फैक्टर्स के बेसिस पे हम ये बात करते हैं। नंबर 1, अगर मैं बात करूं नेचर ऑफ बिजनेस की, तो बात करते हैं यहां बिजनेस, यहां प्रोफेशन, यहां एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में या तो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, या प्रोक्योरमेंट होता है। प्रोक्योरमेंट मतलब अरेंज करना, खरीदना, एंड सेल। यानी बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं? या तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके बेचते हैं, या हम क्या करते हैं? खरीद कर बेचते हैं। दोनों ही टाइप के बिजनेस होते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ग्रोसरी स्टोर का बताया था, तो ग्रोसरी स्टोर वाला खुद थोड़े गुड्स बना रहा है, वो तो खरीद रहा है और बेच रहा है, तो वो भी एक बिजनेसमैन है। और एक पर्सन की इंडस्ट्री लगा रखी है, उसने वो कोई चीज बना रहा है और बेच रहा है, तो वो भी एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेस में प्रोडक्शन और सेल, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। जबकि प्रोफेशन में क्या होता है? प्रोफेशन में कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते नहीं है। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोफेशन? प्रोफेशन में क्या होगा? एक्सपर्ट सर्विसेज दी जाएगी।
जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है तो वो डॉक्टर अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज या स्पेशलाइज सर्विसेज देगा और उसके बदले में फीस चार्ज करेगा, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट में इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। या मैं ये बोल सकता हूं एम्प्लॉयमेंट में आप सर्विस दोगे या जॉब करोगे, जो भी आपको एम्प्लॉयर ने बोल रखा है उसके हिसाब से जो भी जॉब होगी वो आप करोगे। तो दिस इज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अब एक और पॉइंट पे आते हैं हम लोग, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं अगर हम, तो क्या बिजनेस करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है? क्यों भाई, पढ़े लिखे लोग नहीं करते क्या बिजनेस? क्या बिजनेस करने के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्या? बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, और प्रोफेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है। यस, प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की यानी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है। कोई भी उठ के नहीं बोल सकता कि मैं प्रोफेशन रन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, मैंने कहा नहीं आज से भाई तुम्हारा डॉक्टर है, आओ पेशेंट्स आओ, भाई देखेगा तुम्हें सबको, मैं देखूंगा। क्या मैं डॉक्टर बन गया? क्यों नहीं बन सकता मैंने बोल दिया मैं बनूंगा। मैंने बोल दिया आज से मैं पेशेंट्स को ट्रीट करूंगा, क्या मैं डॉक्टर बन गया? क्यों नहीं हुआ? डिग्री। डॉक्टर ऐसे थोड़ी है कि बस मेरी मर्जी हो गई, मैंने एक टेबल कुर्सी लगा ली कि भाई आज से भाई तुम्हारा इलाज करेगा, आ जाओ कौन कौन है बैठा है। ऐसे डॉक्टर नहीं बनते। डॉक्टर के लिए क्या चाहिए, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी। उससे पहले मुझे कोई डॉक्टर बोलेगा क्या? नहीं। और बन भी गया तो वो झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं उनको, ठीक है। मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे कि मतलब बिना डिग्री के, तो वो कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है ना। और फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लोगों ने मुझे डॉक्टर बोलने से मना कर दिया, कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा भाई सबके अकाउंट्स ऑडिट करेगा, आज से सबके अकाउंट्स में चेक करूंगा, साइन करूंगा, मल्टीनेशनल कंपनी के अकाउंट में वेरीफाई करूंगा। कर सकता हूं? नहीं। उसके लिए मुझे क्या होना पड़ेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए बनना पड़ेगा। तो वहां पे भी डिग्री की जरूरत है। अगर मैंने कहा कि आज से मैं केस लड़ूंगा सबके, आज से मैं लॉयर हूं, बन जाऊंगा क्या मैं ऐसे ही लॉयर? एलएलबी करनी पड़ेगी मुझे। यानी प्रोफेशन में विदाउट अ मिनिमम कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी डिग्री या डिप्लोमा के आप प्रोफेशन रन नहीं कर सकते। जबकि बिजनेस आप कर सकते हो, बिजनेस में आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और अगर मैं बात करूं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्या? मतलब आप किसी के यहां जॉब कर रहे हो तो उसमें क्वालिफिकेशन की जरूरत है? जरूरत है। कौन सी क्वालिफिकेशन? एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और कुछ नहीं है। क्लियर? एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उस हिसाब से क्वालिफिकेशन की जरूरत है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, देन अगर मैं बात करता हूं कैपिटल की, किसमें सबसे ज्यादा कैपिटल लगती है? बिजनेस में, प्रोफेशन में, या एम्प्लॉयमेंट में? किसमें सबसे ज्यादा कैपिटल लगेगी? बिजनेस। ये मैं बोल सकता हूं ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड है ना। सबसे ज्यादा कैपिटल बिजनेस में क्यों लगती है? क्योंकि बिजनेस में हम गुड्स एंड सर्विसेज यानी गुड्स गुड्स बनाकर बेचते हैं या गुड्स खरीद के बेचते हैं, तो हमें गुड्स बनाने हैं या खरीदने हैं, स्टोर करना है, तो वहां पे हमें कैपिटल ज्यादा लगेगी। जबकि प्रोफेशन में क्या है, प्रोफेशन में हमने सिर्फ एक ऑफिस सेटअप किया, बाद में हम तो अपनी सर्विसेज ही दे रहे हैं, वहां पे कोई गुड्स तो बना नहीं रहे, तो वहां पे कोई स्टॉक तो मेंटेन ही नहीं करना, वहां पे तो हमें अपनी सर्विसेज देनी है, तो वहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ाने में मैंने को क्या करा है, ये एक क्लासरूम ले लिया, ठीक है, ये कैमरा लगा दिया, ये स्क्रीन लगा दी, एक लैपटॉप लेके आ गया, और अब बस इतने से खर्चे में मेरा काम हो गया। अब बाकी मुझे क्या करना है, अपनी सर्विसेज देनी है, यानी मुझे पढ़ाना है। तो बेसिकली मुझे कोई स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखना, तो यहां पे कैपिटल क्या होती है, कम लगती है, लेस कैपिटल एज कंपेयर टू बिजनेस। एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल लगती है क्या?
एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी और के लिए जॉब कर रहा हूं तो मैं थोड़े ही पैसे लगाऊंगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल नहीं लगती। अच्छा, अगर कैपिटल नहीं लगती तो इसी से फिर एक और फैक्टर बना लें, रिस्क। कैपिटल मतलब समझते हो ना, मनी विच इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जो बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं बिजनेस करने के लिए, उसी को बोलते हैं हम कैपिटल। तो अगर हम बात करें तो बिजनेस में सबसे ज्यादा कैपिटल लगती है, तो रिस्क भी सबसे ज्यादा किस में होगी? बिजनेस में। हाईएस्ट रिस्क, सबसे ज्यादा रिस्क किस में होगी? बिजनेस में। प्रोफेशन में रिस्क कैसी होगी? लेस रिस्क या लो रिस्क बोल सकता हूं मैं इसको। बिजनेस के कंपैरिजन में लोअर रिस्क है, बिजनेस के कंपैरिजन में रिस्क कम है, ठीक है। और क्योंकि भाई जब कैपिटल इतनी नहीं लगाई तो नुकसान इतना कहां से होगा? रिस्क का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताता हूं। रिस्क मींस चांसेस ऑफ लॉस या चांसेस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट या चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर में क्या होने वाला है दैट इज नॉट सर्टेन, हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फ्यूचर में हमें लॉस हो सकता है या कम प्रॉफिट हो सकता है, उस लॉस का चांस जो होता है दैट इज कॉल्ड रिस्क। तो प्रोफेशन में रिस्क है, थोड़ी बहुत है, कि मैंने लैपटॉप पे खर्चा कर दिया और सपोज बच्चे नहीं आए, अब मेरा तो लॉस है, वो एक रिस्क है। बट बिजनेस में तो हम पूरे पूरे गुड्स बना रहे हैं, वहां पे डेड स्टॉक होने का डर है, वहां पे गुड्स डिस्ट्रॉय होने का डर है, तो वहां पे ज्यादा रिस्क है। जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या है? एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट में प्रॉफिट लॉस तो है ही नहीं ना, सिंपल सी बात है, आप अपना काम करो सैलरी ले जाओ। तो यहां पे रिस्क एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो पर्सन अच्छी खासी रिस्क ले सकता है, उसको इन तीनों में से एक्टिविटी कौन सी करनी चाहिए? बिजनेस। और जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, वो क्या करेगा? ही विल गेट एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उसके लिए फिर बिजनेस काम का नहीं है। देन कम्स नेक्स्ट वन, रिवॉर्ड की बात करते हैं। अब मुझे आप बताओ कि बिजनेस में रिस्क अगर हम लेते हैं तो किस लिए रिस्क लेते हैं? यस, बिजनेस में हमारा रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। एंड व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, यानी जितना हमने पैसा लगाया है, स्पेंड किया बिजनेस में, उससे ज्यादा अगर हम कमा लेते हैं, उससे ज्यादा अगर हम रिसीव कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पेंड 100 रुपीज एंड आई अर्नड 150 रुपीज, आई रिसीव्ड 150 रुपीज, देन व्हाट इज द 50 रुपीज? दैट इज माई प्रॉफिट, ठीक है। तो बिजनेस में हम रिस्क क्यों लेते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रोफेशन में क्या रिवॉर्ड है? फीस। प्रोफेशन का रिवॉर्ड क्या है? फीस, ठीक है। डॉक्टर क्लिनिक पे देख रहा है, फीस लेगा। लॉयर आपका केस लड़ रहा है, फीस लेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी आपसे क्या लूंगा? फीस, है ना। सीए से आप कुछ काम करवाने जाओगे, वो क्या लेगा? फीस। तो प्रोफेशन का रिवॉर्ड क्या है? फीस। और एम्प्लॉयमेंट में क्या रिवॉर्ड है? सैलरी या वेजेस। एम्प्लॉयमेंट में रिवॉर्ड है काम करो और सैलरी या वेजेस ले जाओ, ठीक है। इज इट क्लियर? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, कोई डाउट इसमें? आ गया? मेजर फैक्टर्स यही है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में, है ना। और अब मुझे ये बताओ, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट को क्लासिफाई कर सकते हो क्या, क्या आप कर पाओगे? मैं एक्टिविटीज आपको बताऊं और आप क्लासिफाई कर दो, कर सकते हो? पक्का? ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। दो पर्सन्स है, ये एक का नाम ले लो, क्या नाम ले लें? नाम बताओ कोई भी अच्छा। नाम नहीं बता सर, चलो एक का नाम अभिषेक है, ठीक है। अच्छा नाम है अभिषेक, ठीक है, ओके।
ये भुवनेश भी आ गए, चलो भुवनेश को बना देते हैं, एक एक केस में बना देते हैं भुवनेश, ठीक है। अब ये दोनों पर्सन डॉक्टर हैं, ठीक है, बोथ आर डॉक्टर्स। अभिषेक जो है इसका क्या है, खुद का क्लिनिक है और खुद पेशेंट्स को ट्रीट करता है, फीस चार्ज करता है। एंड भुवनेश क्या है कि ये एक हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी में जॉब करते हैं और इनको सैलरी मिल रही है, ठीक है। ही गेट्स सैलरी एंड जॉब कर रहे हैं हॉस्पिटल में एंड ही गेट्स फी। अब मुझे बताओ, अब ये दोनों कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड है? अभिषेक इज इन प्रोफेशन एंड भुवनेश इज इन एम्प्लॉयमेंट। कैसे? डॉक्टर अकेला आपने देखा उससे जस्टिफाई मत करो, आप ये देखो कि वो डॉक्टर तो बन गया बट वो एक्टिविटी कैसे कर रहा है। तो जैसे अभिषेक डॉक्टर बना तो उसने क्या करा, खुद की स्पेशलाइज सर्विसेज देकर फीस चार्ज करना शुरू किया, सो ही इज एंगेज्ड इन प्रोफेशन। बट भुवनेश डॉक्टर बना, उसने क्या किया, एक हॉस्पिटल में काम करके सैलरी कमाने की सोची, तो ही इज अ एम्प्लॉय, ठीक है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, तो ये आपको एक ध्यान रखना है कि अगर ओनली डॉक्टर बोल दिया, जैसे क्वेश्चन सपोज तुम्हें आता है, कैटेगराइज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन देता है एग्जाम में। अब क्या होता है, ओनली डॉक्टर बोला, ओनली लॉयर बोला, तब तो आपको प्रोफेशन नहीं लिखना है, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि अगर ओनली डॉक्टर वर्ड यूज किया या ओनली लॉयर वर्ड यूज किया तो हम मानकर चल रहे हैं कि वो खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? ऐसा हम एज्यूम करके चल रहे हैं। बट अगर तुम्हें पूरा पूरा सेंटेंस दे दें कि क्या हो रहा है, पूरा केस दे दें कि भाई ये डॉक्टर है लेकिन ये हॉस्पिटल में काम कर रहा है, ये लॉयर है लेकिन ये किसी फर्म के अंदर क्या बोलते हैं सैलरी ले रहा है, तो आपको फिर पता होना चाहिए कि ये प्रोफेशन नहीं एम्प्लॉयमेंट है। आ रही बात समझ में? तो ये इस तरह से अपने को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? खुद का हॉस्पिटल खोल लिया तो ऑब्वियसली वो फिर क्या बोलते हैं, वही है, प्रोफेशन ही है, ठीक है। क्लियर? और कोई दिक्कत? अच्छा, अगर वही डॉक्टर क्या करता है कि एक लाइसेंस लेता है और वो क्या बोलते हैं मेडिकल स्टोर ओपन करता है और दवाइयां बेचता है, फिर वो क्या हो जाता है, वो बिजनेस हो जाता है फिर, ठीक है। क्लियर? तो ऐसे ही कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर टीचर्स क्या है, बिजनेस में आते हैं, प्रोफेशन में आते हैं, एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। तो देखो डायरेक्टली अगर आप बोलोगे तो हम प्रोफेशनल हैं, लेकिन क्या होता है तरीका अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूं और वहां से मुझे सैलरी मिल रही है, तो वहां पे फिर मैं प्रोफेशनल नहीं, वहां पे मैं एम्प्लॉय हूं, ठीक है। बट अगेन द सेकंड थिंग कि अगर मैं किसी कोचिंग में पढ़ा रहा हूं और वहां पे पार्टनर हूं और मुझे फीस मिल रही है, या फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कॉलेज में जाता हूं और गेस्ट लेक्चर लेता हूं कि वहां पे मैं लेक्चर लेता हूं, लेक्चर के अकॉर्डिंग मुझे मेरा पेमेंट मिल जाता है, मुझे कोई, मैं वहां का सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हूं, जितने लेक्चर लेता हूं उसके अकॉर्डिंग मुझे पेमेंट मिल जाता है, तो मैं वहां पे प्रोफेशनल कहलाऊंगा। आ रही बात समझ में? वहां पे मुझे क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल। क्लियर? एनी डाउट एनीवन? है कोई डाउट बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में? है? नहीं? अच्छा, एक अ पर्सन हु इज द ऑनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप का ऑनर है, वो क्या होगा, बिजनेसमैन। सो अ पर्सन हु राइट्स फॉर ए न्यूज़पेपर एंड गेट्स सैलरी, अब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अ पर्सन हु फाइल्स केसेस, ठीक है, एंड टेक्स फीस, वो क्या होगा, मतलब केस वेस लड़ता है और फीस लेता है, तो क्या होगा, प्रोफेशन, ठीक है। अब देखो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। यस, ऑनलाइन आवाज आ रही है तुम्हें, दक्ष, ग्रंथ? ओके। अब देखो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट हुआ। अब इसमें प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को रखो साइड में, क्योंकि प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का उतना ही डिस्क्रिप्शन है बस, ठीक है। हम अब फोकस किस पे करने वाले हैं, बिजनेस पे।
क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, तो प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट था और किस टाइप का था वो हमने डिस्कस किया। अब उनको रखते हैं हम साइड में और अब हम आते हैं किस पे, बिजनेस पे। ठीक है, कि बिजनेस क्या होता है और बिजनेस कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है ये बात करते हैं हम। सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी done for making मनी लिखूं या प्रॉफिट लिखूं, प्रॉफिट वर्ड इज मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज देखो मनी तो हम सब में ही कमा रहे हैं ना, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट सब में ही कमा रहे हैं, अब मनी किस फॉर्म में कमा रहे हैं, प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट इज मोर एप्ट हियर। अब बात करते हैं कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए हम ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। अभी मैं जब आपको बिजनेस के फीचर्स बताऊंगा ना तो हम उसको ज्वाइन करके इस डेफिनेशन को और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बिजनेस में क्या करा हमने, बिजनेस में दो चीजें हम करते हैं। नंबर वन, इसके फीचर्स पे ही बात कर लेता हूं मैं। जैसे पहला फीचर तो ये हो गया, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी पैसा कमाने वाली एक्टिविटी है ऑब्वियसली। सेकेंड फीचर, बिजनेस में क्या होगा, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी या तो हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे या गुड्स को खरीदेंगे। और तीसरी चीज इसी के जस्ट आगे, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी बिजनेस में हमने क्या किया कि या तो गुड्स को बनाकर बेचा या गुड्स को खरीद कर बेचा। अगर बनाकर बेचते हैं तो उस एक्टिविटी को हम इंडस्ट्री बोलते हैं और खरीद कर बेचते हैं तो उस एक्टिविटी को हम ट्रेड बोलते हैं। क्लियर, तो ये हमने किया। और क्यों किया, अगेन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने कुछ बनाकर या कुछ खरीदकर बेचा और प्रॉफिट कमा लिया, वो होता है बिजनेस। सिंपल सी बात है ना। तो मेरा ये हेलमेट पड़ा है मेरी टेबल पे, अब पुराना हेलमेट हो गया और मैंने क्या करा, क्या नाम बताया था बेटा, श्लोक। मैंने श्लोक को हेलमेट बेच दिया और सपोज इसकी आज वैल्यू होगी सपोज 600 और मैंने श्लोक को बेच दिया सपोज हेलमेट 800 रुपए में। ठीक है, मतलब 600 रुपए का है, ऑब्वियसली खरीदा हुआ महंगा है ये, लेकिन क्या है इतना मैंने यूज भी तो कर लिया, पूरे हेलमेट पे स्क्रैचेस हैं सब है, तो ऑब्वियसली वैल्यू तो डाउन हुई ना। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो लगेगा। क्लियर, तो मैं अभी बोल रहा हूं कि सपोज आज इसकी वैल्यू 600 है और मैंने श्लोक को 800 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 200 रुपए का। और 200 रुपए का प्रॉफिट कमा के मैं श्लोक को बोलता हूं दिस इज बिजनेस। इज दिस बिजनेस? मैंने 600 रुपए का हेलमेट और श्लोक को बेचा 800 में और 200 रुपए प्रॉफिट कमा लिया, ये बिजनेस है? क्यों, बेचा तो है ना, प्रॉफिट तो कमाया है मैंने, ये बिजनेस हो सकता है क्या? लेकिन महंगे में खरीदने से मतलब नहीं होता गाइस, एक चीज आप ध्यान रखो, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगता है चीजों पे। डेप्रिसिएशन मतलब कोई भी फिक्स एसेट होता है ना, उसकी वैल्यू जैसे जैसे आप यूज करते हो ना वैल्यू डाउन होती है। ठीक है, हाँ बोलो। रेगुलर डीलिंग नहीं है। आप तो चलो ओरिजिनल नया हेलमेट होता 1200 में खरीद के 1500 में बेच देता, 300 का प्रॉफिट कमाता, तो होता क्या बिजनेस? बिजनेस कभी भी ये मत मानना कि सिर्फ एक बार खरीद के बेच दिया और पैसा कमा लिया तो उसको बिजनेस बोलेंगे, नहीं। बिजनेस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी। तो यानी अगली जो लाइन में लिखने वाला हूं, अगला जो फीचर इसका लिखने वाला हूं, दैट इज बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी। ठीक है, इट इज अ रेगुलर एक्टिविटी। अब एक वन टाइम एक्ट ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस।
आपने, ऐसे तो हम कई बार करते हैं कि अपने घर का पुराना सामान खरीद, आपने क्या करा, अपन ने बेच दिया घर का पुराना सामान और पैसे कमा लिए, कई बार अपने को ज्यादा भी पैसे मिल जाते हैं। तो वो कोई बिजनेस नहीं है, रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए हमारी। आ रही बात समझ में, कि रेगुलर बेसिस पे हम वही एक्टिविटी अगर बार बार कर रहे हैं तो वो बिजनेस है। आप नए शूज लेकर आए, आपके दोस्त को पसंद आ गए कि भाई ये शूज तो बढ़िया है यार, ये स्नीकर्स अच्छे हैं और मुझे देगा स्नीकर। आप लाए हो भले ही कोई राजवाड़ा से, और आपने बोला अरे भाई तो क्या बात करा, ये एकदम लेटेस्ट स्नीकर्स है मार्केट में, ठीक है, आप लाए थे राजवाड़ा से 400 रुपए में, और आपने बोला कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है, तेरे को पता है विराट कोहली ने जो पहने थे उस स्नीकर की फर्स्ट कॉपी है ये, ऐसे करके आपने बोल दिया कि यू नो आई एम ए स्नीकर हेड, और ऐसे करके और आपने उसको बोला, और आपने उस 400 रुपए के स्नीकर को क्या है 800 रुपए में अपने फ्रेंड को बेच दिया, 400 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो ये बिजनेस थोड़ी होगा, ये तो वन टाइम एक्ट है ना। लेकिन अगर आपका रेगुलर काम ही यही है कि आप खरीदते हो शूज और फिर आप बेचते हो और प्रॉफिट कमाते हो, तो फिर ये बिजनेस। क्लियर, सिंपल सी बात है। सो रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए, एंड वन मोर थिंग, लॉफुल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है, आप फ्रॉड को बिजनेस नहीं बोल सकते हो। कोई बोले कि अरे सर ये तो क्या है, फ्रॉड भी तो बिजनेस होता है, नहीं, बिजनेस शुड बी लॉफुल एक्टिविटी। आप कोई इलीगल काम कर रहे हो, कोई स्मगलिंग करके पैसा कमा रहे हो, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। वो फिल्मों में बिजनेस होता है, बट मैं उसको बिजनेस नहीं मानता। कि वो बोलते हैं कि मैं तो व्यापारी हूं साहब, मैं तो कोई इलीगल ट्रेड कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और अपने आप को बिजनेसमैन बोल रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ लॉफुल एक्टिविटी, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब बिजनेस का और एक फीचर हम देखते हैं, दैट इज रिस्क। बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिस्क। रिस्क मींस चांसेस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। यानी आपको लॉस हो सकता है या आपको कम प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, और इसी का चांस जो होता है वो होती है रिस्क। तो एनी पर्सन हु सेज दैट आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, ही शुड नॉट डू बिजनेस। उसको बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस विदाउट रिस्क हो ही नहीं सकता। आप सोचोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, रिस्क भी कैलकुलेटिव हो सकती है, रिस्क को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो, आप रिस्क को प्रेडिक्ट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हो, बट खत्म कभी नहीं कर सकते। ठीक है, आपने सोचा कि यार मैं एक नई दुकान खोलता हूं और क्या करूंगा, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इंश्योरेंस ले लेते हैं। सपोज लॉस अगेंस्ट फायर, लॉस अगेंस्ट थेफ्ट, उसके अगेंस्ट अपन ने इंश्योरेंस ले लिया कि कोई माल चोरी हो जाएगा तो अपने पास इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, आग लग गई तो इंश्योरेंस से कवर कर लेंगे। अब कई उसके बाद भी कोई चांस है कि लॉस नहीं हो सकता? चांस है क्या? बिल्कुल, लॉस तो कभी भी हो सकता है। तो बिजनेस विदाउट रिस्क हो ही नहीं सकता, कंप्लीटली अवॉइड तो आप कर ही नहीं सकते। बस ये है, या तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो या कम ले सकते हो, बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि आप रिस्क के बिना बिजनेस करो। ये इंदौर में लॉकडाउन जब लगा था 2020 के अंदर, अभी वापस शायद कोरोना के केसेस आ रहे हैं ना, लेकिन अब ऐसा उम्मीद मत रखना कि स्कूलें बंद हो जाए। तो 2020 के अंदर वो क्या बोलते हैं, छप्पन एकदम नया डेकोरेटिव जैसा आज है वैसा बना था। मतलब छप्पन तो ऑब्वियसली इंदौर में पुराना है, लेकिन पहले वो एक रोड हुआ करती थी कि इधर एमजी रोड से लेकर वो जंजीरवाला वाली तरफ के भी जाने के लिए एक बीच का रास्ता की तरह होता था। फिर वो छप्पन को एकदम डेकोरेट करके बनाया, तो ऑब्वियसली उसका पर्पस था कि इंदौर का एक हब बना दें, उसको एक टूरिस्ट हब की तरह बना दें कि लोग आए छप्पन विजिट करें, और बनाया भी अच्छा है काफी। तो 2020 के अंदर उसको अच्छा खासा डेकोरेट करके बनाया, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे कई लोगों ने नई दुकानें भी खरीदी होगी या रेंट पे ली होगी उसमें, कि यार अब तो छप्पन का डेवलपमेंट हो रहा है, रिनोवेशन हो रहा है, तो अपन नई दुकानें खरीद लेते हैं छप्पन के अंदर, ताकि हमें क्या बोलते हैं फायदा होगा, लोग आएंगे खाएंगे पिएंगे, फायदा होगा हमें। और उसके थोड़े ही दिनों में लग गया लॉकडाउन पूरे इंडिया में। अब जिन्होंने उस टाइम पे नई शॉप्स खरीदी होगी, नए अपना नया बिजनेस ओपन किया होगा, उनको तो लॉस लगा होगा ना काफी।
तो ये तो किसने प्रेडिक्ट किया था? ज्यादा उन्होंने प्रेडिक्ट किया होगा कम डिमांड हो जाएगी, ज्यादा डिमांड हो जाएगी, क्या हो सकता है, लेकिन ये लॉकडाउन, इतना लंबा लॉकडाउन किसी ने प्रेडिक्ट किया था क्या? नहीं। तो बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर अनसर्टेन है, तो इसलिए आपको लॉस भी लग सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। सो ये होता है बिजनेस में। क्लियर? रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते आप। इज इट क्लियर? एनी डाउट? ओके, आई थिंक वी हैव वन मोर स्टूडेंट हियर, दिविशा। गुड आफ्टरनून दिविशा। आवाज आ रही है आपको? यस दिविशा, गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं आ रही यार। ओके, ओके, सो आ रही है आवाज। सो बिजनेस, ये तो हमने समझे बिजनेस के कुछ फीचर्स। अब बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो बिजनेस में बेसिकली दो टाइप की एक्टिविटीज आती है। नंबर वन इंडस्ट्री एंड नंबर टू कॉमर्स। देन इंडस्ट्री और कॉमर्स में भी फर्दर कैटेगराइजेशन है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है, उसके बाद इनका फर्दर कैटेगराइजेशन हम सीखेंगे। सो इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री इज अ टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन विच वी प्रोड्यूस द गुड एंड सेल द गुड फॉर मेकिंग प्रॉफिट। मतलब जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, डेट इज इंडस्ट्री। जबकि कॉमर्स क्या है? कॉमर्स के अंदर हम कुछ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, डेट इज कॉमर्स। ठीक है, अब इंडस्ट्री के अंदर फिर फर्दर तीन कैटेगरीज हैं। ठीक है, वो तीन कैटेगरीज कौन कौन सी है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। और कॉमर्स में तीन कैटेगरी, दो कैटेगरीज हैं, एक है ट्रेड और एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, अब इनके बारे में भी बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्री पे आते हैं। ठीक है, अब इंडस्ट्री में भी हम आते हैं सबसे पहले प्राइमरी इंडस्ट्री पे। किस पे आएंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री पे। नाउ व्हाट इज प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर भी दो हैं, अगेन एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक, उनके बारे में भी बताऊंगा, बट पहले आता हूं मैं प्राइमरी इंडस्ट्री पे। तो प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी होती है? इन विच आइदर वी गेट मिनरल्स बाय एक्सट्रैक्टिंग, ठीक है, एक्सट्रैक्शन करके, माइनिंग करके मिनरल्स निकाल सकते हैं, या प्राइमरी इंडस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं? ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये दिस इज रिलेटेड टू नेचर, हमें नेचर से कुछ मिल रहा है यहां पे। ठीक है, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। देन प्राइमरी इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्रीज आएगी। नंबर वन इज जेनेटिक एंड नंबर टू इज एक्सट्रैक्टिव। जेनेटिक इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू breeding and reproduction of plants and animals. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हॉर्टिकल्चर, या हम ये भी बोल सकते हैं सपोज पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। दिस इज जेनेटिक इंडस्ट्री के मतलब हम क्या कर रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री में मतलब जैसे गाय भैंस वगैरह पाल रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, या
वो मुर्गियां पालकर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह उगा रहे हैं, तो दिस इज जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? इन विच वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम विद इन द अर्थ, ठीक है। तो उसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? माइनिंग, जैसे कौन सा हो गया? माइनिंग। आपने अपने इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स निकल रहे हैं माइनिंग करके, है ना। जैसे माइंस होती है अपनी, कोल माइंस होती है, कोयला निकलता है उसमें, ठीक है। कहां पे? झारखंड वाली साइड में। देन माइनिंग हमारे ग्रेनाइट की माइंस है, ठीक है। ग्रेनाइट निकलता है, साउथ इंडिया में निकलता है, ठीक है, राजस्थान में निकलता है। मार्बल निकलता है राजस्थान में मोस्टली। फिर अगर ऐसे बात करें, कॉपर, कॉपर इज ऑल्सो देयर, ठीक है। गोल्ड निकलता है, ऐसे डायमंड निकलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें, बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं, माइनिंग करके हमें मिलते हैं। तो डेट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? और देखो, प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने जो लिया, तो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड गुड होता है दैट इज अ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड गुड है दैट इज अ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल मैं जैसे आपको बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का हमारा एक प्रोडक्ट हुआ मिल्क, इसका फिनिश्ड गुड क्या हो गया हमारे पास? मिल्क। अब जो भी हमारी इंडस्ट्री है, जैसे जहां पे आपको पनीर बन रहा है, या सपोज कुछ बेकरी आइटम्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी बन रहा है, चीज बन रहा है, दही बन रहा है, छाछ बन रही है, लस्सी बन रही है, उसमें सब में ये काम आ रहा है। तो बेसिकली मिल्क इज अ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंड इंडस्ट्री, जो क्या करेगा? मिल्क को प्रोसेस करेगा, और मिल्क को प्रोसेस करके अलग अलग चीजें बनाते हैं, बटर, पनीर, चीज, ये सब बनाते हैं। तो उनके लिए क्या हो गया? वो रॉ मटेरियल हो गया। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज फिनिश्ड गुड इज रॉ मटेरियल फॉर सेकेंड इंडस्ट्री। क्लियर? दिविशा, इज इट क्लियर? ग्रंथ, दक्ष, इज इट क्लियर? ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं? इन दिस वी मैन्युफैक्चर समथिंग और वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। वहां तो हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी इन दिस इंडस्ट्री raw materials are transformed into a finished good. फिनिश्ड गुड मतलब जिसको हम अपने पर्पस से यूज कर सकते हैं, जिसमें कुछ यूटिलिटी है जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट करें। देन सेकेंड इंडस्ट्री ऑल्सो हैज टू। इसमें कौन कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज हो गई? नंबर वन इज कंस्ट्रक्शन एंड नंबर टू इज मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी होती है? लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, टनल्स, ये सारे काम जो होते हैं ना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, डैम्स बनाना, ये सारा जो इनका कंस्ट्रक्शन चलता है ना, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर फिर फर्दर चार टाइप की इंडस्ट्री आएगी। नंबर वन एनालिटिकल, नंबर टू सिंथेटिक, नंबर थ्री प्रोसेसिंग, एंड नंबर फोर असेंबलिंग। एनालिटिकल इंडस्ट्री कौन सी है? एनालिटिकल इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री इन विच वी कन्वर्ट सेम रॉ मटेरियल इनटू डिफरेंट फिनिश्ड गुड्स। एक रॉ मटेरियल को अलग अलग फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हमारी एनालिटिकल है। जैसे
हमारा क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, जैसे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, सीरिया, यहाँ पे निकलता ही है। तो उस कच्चा तेल से, उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल भी बन रहा है, उसी से डीजल भी बन रहा है, उसी से केरोसिन बन रहा है, उसी से और भी चीजें बन रही है। ठीक है, तो यानी सेम क्रूड ऑयल से अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, सेपरेट फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो आप एग्जांपल से याद रख सकते हो, एग्जांपल पेट्रोलियम इंडस्ट्री। देन सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल है, उनको हम कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, और मिक्स करके किसी और फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक। ठीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जितना भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, उसमें आप देखो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक चीज बनाई जाती है। या फिर हम इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सीमेंट। तो बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक फिनिश्ड गुड बनाते हैं, और उसको बोलते हैं हम सिंथेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, देन कम्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है कि जिसके अंदर अलग अलग लेवल्स पे या अलग अलग प्रोसेस के अंदर अलग अलग फिनिश्ड गुड निकलते रहते हैं, और वो एक फिनिश्ड गुड अगले प्रोसेस का रॉ मटेरियल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल ले सकता हूं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देखो क्या हो रहा है, या पेपर इंडस्ट्री भी हम ले सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कॉटन है हमारे पास, कॉटन से हमने बनाया थ्रेड, धागा। अब वो थ्रेड या धागा जो बनाया, दैट इज फिनिश्ड गुड ऑल्सो, एंड दैट इज रॉ मटेरियल फॉर नेक्स्ट प्रोसेस ऑल्सो। वो अपने आप में धागा भी एक फिनिश्ड गुड भी है, और अगले प्रोसेस में वो बन जाएगा रॉ मटेरियल। उस धागे से फिर क्या बनेगा, कपड़ा। अब वो कपड़ा जो है वो फिनिश्ड गुड भी है और रॉ मटेरियल भी है, और फिर वो अगले प्रोसेस में उस कपड़े को भेजा जाएगा डाइंग, ब्लीचिंग इंडस्ट्री में, जहां उस पे होगा कलर, और फिर वो कलरफुल कपड़ा वो अपने आप में एक फिनिश्ड गुड भी है, क्योंकि वो भी बिकता है मार्केट में, और वो आपका क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल भी है। उससे फिर रेडीमेड गारमेंट्स बनाए जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो दैट इज अ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग फिनिश्ड गुड्स इसमें निकलते जाते हैं। दैट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या हो गया कि जिसमें वी कंबाइन मोर देन टू और मोर देन, मतलब बहुत सारे फिनिश्ड गुड्स को हम कंबाइन करते हैं, और कंबाइन भी बेसिकली मिक्स नहीं कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट करते हैं कोई एक और गुड बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक ये पूरा असेंबलिंग इंडस्ट्री है। जैसे सपोज आप एक बाइक की बात करो, तो एक बाइक कितने सारे पार्ट्स से मिलकर बनती है। उसका इंजन बनता है, उसका कार्बोरेटर बनता है, उसका टैंक बनता है, उसका क्या बोलते हैं अपने टायर्स बनते हैं, चेन बनती है, ब्रेक वायर्स बनते हैं, क्लच प्लेट्स बनती है, और इन सारे चीजों को, लाइट्स बनती है, इन सबको क्या करता है, जोड़ा जाता है, और इन सबको जोड़कर एक बाइक बनती है। इसी तरह से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मान लो, ठीक है, सब में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। मोबाइल है तो मोबाइल में बैटरी अलग बनेगी, स्क्रीन अलग बनेगी, उसका कैमरा अलग बनेगा, है ना, उसका कवर अलग बनेगा, और इन सबको असेंबल करके वो मोबाइल बनता है। तो ये जो होता है ना, इस टाइप की इंडस्ट्री होती है असेंबलिंग इंडस्ट्री। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि इसमें आप क्या कर सकते हो, अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, और इस इंडस्ट्री में एक और आराम है, इसमें आप किसी पार्ट को किसी दूसरे सेम पार्ट से रिप्लेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर मोबाइल की स्क्रीन टूट गई, तो मुझे क्या करना है, मुझे पूरा मोबाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन चेंज कर सकता हूं। और ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये स्क्रीन अलग से लगी हुई है, तभी पॉसिबल है ना। ये स्क्रीन कोई ऐसा नहीं है कि मर्ज हो गई इसके अंदर, नहीं, ये स्क्रीन अलग से जुड़ी हुई है, तो वो उतनी उतनी सी स्क्रीन निकल जाएगी, और सेम टू सेम मैं कंपनी से दूसरी स्क्रीन लेकर इस पे लगा सकता हूं। दिस इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? सेकेंडरी इंडस्ट्री तक कोई डाउट? एनी डाउट? एनीवन ऑनलाइन? एनी डाउट? तुम्हें कोई डाउट? नहीं? ओके, देन कम्स टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री इज बेसिकली सपोर्टिंग इंडस्ट्री। मतलब हम जब बिजनेस करते हैं तो हमें कई टाइप की प्रॉब्लम्स आती है,
उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करा जाता है, उनको सॉल्व करने वाली या उन प्रॉब्लम्स में हमें सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली एक्टिविटीज होती है टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस कर रहा हूं एंड आई गेट वन प्रॉब्लम दैट इज हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब ऑब्वियसली प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल। आई गेट हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, मुझे जगह की समस्या है, मेरा प्रोडक्ट बन कहीं और रहा है और बिकेगा कहीं और पे। आ रही बात समझ में? जगह की एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सपोज आसाम, चाय कहां उग रही है? आसाम में उग रही है, और वो चाय आसाम में उग रही है और मुझे एमपी में कंज्यूम करनी है, तो प्लेस की समस्या है या नहीं है? इसको कैसे दूर करेंगे? तो प्लेस की समस्या को कैसे दूर करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इज अ टाइप ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री विच रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। देन आई गेट हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम मतलब कि कोई गुड बनता किसी दिन है और बिकता किसी और दिन है, या बनता किसी और टाइम पीरियड पे, बिकेगा किसी और टाइम पीरियड पे, तो बहुत टाइम गैप आ गया उन दोनों के बीच में। ये एक समस्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्वेटर्स कोई पहन रहा है क्या अभी? स्वेटर्स, जैकेट, शॉल्स, ब्लैंकेट, क्विल्ट कोई भी पहन रहा है? कोई भी कंज्यूम कर रहा है? नहीं, क्योंकि अभी हम जिस जगह रह रहे हैं यहां पे मौसम स्वेटर वाला अभी तो नहीं है। यहां पे मौसम स्वेटर वाला आएगा नवंबर में, नवंबर से लेकर फेब या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक मैक्सिमम हमारा ये मौसम रहेगा। अभी तो हम नहीं पहन रहे, तो क्या अभी स्वेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही होगी? तो एकदम से नवंबर में होगी मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, यानी मैन्युफैक्चरिंग तो अभी भी हो रही होगी, अभी भी स्वेटर्स बनाए जा रहे होंगे, जैकेट्स बनाई जा रही होगी, ब्लैंकेट्स बनाई जा रही होगी, लेकिन हम उसको खरीदेंगे नवंबर में। तो तब तक क्या करेंगे? तब तक उनको एक टाइम की प्रॉब्लम है। इसको दूर करने के लिए क्या है? स्टोरेज या वेयर हाउसिंग, यानी गोडाउन्स बने होंगे, वहां पे ये सब स्टोर करके रखे जाएंगे। ठीक है, स्टोरेज या वेयर हाउसिंग। और स्टोरेज या वेयर हाउसिंग एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका मार्केट भी बढ़ जाता है, मार्केट का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब पहले जब स्टोरेज वेयर हाउसिंग नहीं होता था ना, तो मार्केट उतना लॉन्गर टाइम पीरियड का नहीं होता था, अब लॉन्गर टाइम पीरियड का मार्केट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एडिबल आइटम्स में, फूड आइटम्स में, इनमें बात करता हूं, तो फूड आइटम्स क्या है? पहले एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है? हाउ दिस एग्जाम्पल कम्स अंडर टर्शियरी इंडस्ट्री? कौन सा? स्वेटर वाला एग्जाम्पल? एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्वेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रॉब्लम विच कम्स कि मैन्युफैक्चर अभी हो रहा है और बिकेगा नवंबर में, तो दैट प्रॉब्लम ऑफ टाइम, ठीक है, उसको दूर करने के लिए वेयर हाउसिंग है, एंड दैट इज अ टर्शियरी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ टर्शियरी इंडस्ट्री, बट दोज गोडाउन्स वेयर स्वेटर्स आर स्टोर्ड, दैट इज द टर्शियरी इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? ओके, सो जैसे मैं इसमें बात कर रहा था कि मार्केट कैसे लॉन्गर पीरियड का बना है स्टोरेज की वजह से, मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एकदम फिक्स सीजन में आते थे और वो उस सीजन के बाद वो आते ही नहीं थे और खराब हो जाते थे, खत्म हो जाते थे। अब आजकल आपको कई फ्रूट्स 12 महीने मिल जाते हैं, है ना? 12 मंथ्स यू विल गेट कई, मतलब आपको रीजन क्या है इस चीज का? जैसे आपको मैंगो है, अब मैंगो नॉर्मली गर्मियों में 2-3 महीने की चीज है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी अगर आप जाओगे तो कई जगह आपको मैंगो के डेजर्ट्स मिल जाएंगे, मैंगो से बनी हुई मिठाइयां मिल जाएगी सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में। हाउ इज दिस पॉसिबल? मैंगो तो आते ही नहीं उस टाइम पे। वो पॉसिबल इसलिए हो गया क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की फैसिलिटी है। तो क्या कर सकते हैं कि मैंगो के पल्प को निकालकर उसको स्टोर कर सकते हैं कोल्ड स्टोरेज में, और उस पल्प को फर्दर यूज कर सकते हैं। तो यानी वो मार्केट जो पहले जुलाई तक खत्म हो जाता था, वो मार्केट अब नवंबर तक भी चल पा रहा है। ठीक है, तो स्टोरेज से मार्केट भी बढ़ा है। देन देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इज हिंड्रेंस ऑफ
फाइनेंस, पैसा कहां से लाएंगे प्रोडक्शन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए? इसको कौन सी एक्टिविटी दूर करती है? बैंकिंग। ठीक है। देन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या है? रिस्क। अगर मैं गुड्स बना रहा हूं, बेच रहा हूं, और मेरे गोडाउन में आग लग गई, ऐसा कुछ भी हो गया, मैं मुझे रिस्क है कि फ्यूचर में मेरे गुड्स को का लॉस हो जाएगा, तो क्या करूंगा मैं? इंश्योरेंस, है ना। मैं इंश्योरेंस करवा सकता हूं जिससे मुझे डर नहीं रहे। एक और प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने गुड्स बना तो लिए लेकिन किसी को पता ही नहीं है, ठीक है, कि मेरे पास ये गुड्स पड़े हैं, यानी हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीपल डू नॉट नो कि मेरे पास ये सब है। अब क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मतलब दीज एक्टिविटीज आर टर्शियरी इंडस्ट्री एक्टिविटीज और सपोर्टिंग सिस्टम, या जिसको हम शॉर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो दीज आर टर्शियरी इंडस्ट्री की मतलब ये एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है कि बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आती है, जो हम फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को इन इंडस्ट्रीज से दूर किया जा सकता है। ठीक है, और जिन जगह ये वाली चीजें लैक करती है ना, वहां पे बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स आती है। आप कोई ऐसी जगह जाकर अक्सर बिजनेस नहीं करते हो जहां पे बैंक अवेलेबल नहीं है, या जहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या फिर जहां पे आपको क्या बोलते हैं, स्टोरेज के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप अक्सर, आपको पता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी, इसलिए आप प्रेफर करते हो कि मैं कोई ऐसी जगह बिजनेस करूं जहां पे मुझे ये सारी फैसिलिटी अवेल हो जाए। ठीक है, तो दिस इज टर्शियरी इंडस्ट्री। इज देयर एनी डाउट इन दिस? पक्का? नो डाउट? ओके, कुछ क्वेश्चन पूछू, आ जाएगा? पक्का? देखते हैं, पूछता हूं क्वेश्चन, अभी तक पढ़ाए हुए में से पूछता हूं। Okay guys, question is, which type of industry is poultry farm and plant nurseries? कौन सी इंडस्ट्री है? प्राइमरी। और प्राइमरी में भी कौन सी है? पोल्ट्री फार्म, प्लांट नर्सरी, जेनेटिक। प्राइमरी में भी जेनेटिक है, बिकॉज पोल्ट्री फार्म्स आर रिलेटेड टू ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, तो यहां पोल्ट्री फार्म तो उसके लिए, मुर्गियों के लिए। देन आगे, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। नंबर 1, अ फार्मर। फार्मर कौन होगा? प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, या एम्प्लॉय? खुद का खेत है? बिजनेसमैन। हाँ सही है, बिजनेसमैन, सोचो मत। फार्मर कौन सा, एक बात बताओ, किसान बनने के लिए कोई डिग्री चाहिए क्या? हाँ होता है, एग्रीकल्चर में भी कोर्सेज होते हैं, बट इंडिया में आप देखो आधे से ज्यादा फार्मर्स कोई कोर्सेज करके फार्मर्स थोड़ी बने। कोई कंपलसरी भी नहीं, खुद का खेत है, खेती करो। खेती कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। देखो आप क्राइटेरिया सोचो, ना कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें गुड्स उगाए जा रहे हैं, ना कि सर्विसेज दी जा रही है, और प्रॉफिट कमाया जा रहा है, ना कि कोई फीस या सैलरी ली जा रही है, तो ही इज अ बिजनेसमैन, सिंपल सी बात। हाँ, अगर वो किसी और के खेत पे काम कर रहा है और उसको सैलरी या वेजेस मिल रही है, तो वो फिर एम्प्लॉय
एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा। जैसे होता भी है ऐसा कि फॉर एग्जाम्पल मेरा खेत है, मैं बहुत बड़ा फार्मर हूं, ठीक है। मैं ही क्यों फार्मर हूं बड़ा, मैं ही क्यों हूं बड़ा फार्मर, क्योंकि मेरा केस है, इसलिए मैं, मेरे केस में मैं ही बनता हूं हीरो, ठीक है ना, और कोई रीजन नहीं है, मेरा केस है बस, ठीक है। तो मेरे बहुत बड़े बड़े खेत हैं। अब मुझे क्या है कि मैं बड़े खेत है तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने लोगों को काम पे लगा रखा है। उस खेत में फसल उगाने के लिए, फसल कटाई के लिए मैंने लोगों को काम पे लगा रखा है, और उनको मैं डेली पैसा दे देता हूं, वेजेस दे देता हूं डेली। और ऐसा होता है इंडिया में, है ना, बड़े बड़े फार्मर्स कौन से खुद खेती कर रहे हैं, ठीक है, लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको या तो डेली वेज मिल रही है या उनको सैलरी मिल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब वो लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं। मैं तो कौन हूं, बिजनेसमैन, वो कौन है, एम्प्लॉइज, ठीक है। देन एन एडवोकेट, एडवोकेट कौन होगा, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या होगा, प्रोफेशन, प्रोफेशन, सही है। अ क्लर्क, एक क्लर्क है, ऑफिस में जॉब करता है, उसको सैलरी मिलती है, एम्प्लॉय। देन अ पर्सन वर्किंग इन मोबाइल रिपेयर शॉप, मोबाइल रिपेयर शॉप है, खुद की नहीं है, उसमें काम कर रहा है, क्या होगा, एम्प्लॉय, ऑब्वियसली एम्प्लॉय है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहां तक कोई डाउट आपको, एक लास्ट चीज पढ़ते हैं और फिर खत्म करते हैं इसको, आज के टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचेंगे, एक लास्ट चीज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। वो पढ़ते हैं बिजनेस में एक जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज होती है, उस एक्टिविटी को कैसे दूर किया जाता है, दैट इज ट्रेड। मतलब मैंने बताया था कॉमर्स, बिजनेस में क्या पढ़ाया था, कॉमर्स, और कॉमर्स के अंदर दो चीजें आती है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो देखो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तो सेम टू सेम वही एक्टिविटीज है जो टर्शियरी इंडस्ट्री है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज आर सेम। भाई आपको बनाकर बेचना है या खरीद कर बेचना है, प्रॉब्लम सेम ही आने वाली है, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, वही सब एक्टिविटीज होगी। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड तो वही है जो टर्शियरी इंडस्ट्री। अब हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज को क्या दूर करते हैं कि भाई हमें कस्टमर तक जाना है, कस्टमर को हमारे तक आना है, तो उसको एक्टिविटी दूर करती है ट्रेड। ट्रेड इज बेसिकली सेलिंग एंड परचेजिंग, कि खरीदा, बेचा और प्रॉफिट कमाया। एंड ट्रेड के अंदर दो टाइप के ट्रेड आ रहे हैं। नंबर वन, internal trade, and that is also known as domestic trade, and number two, external trade, and that is also known as foreign trade, ठीक है। इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, ट्रेड विच इज डन विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, मतलब एक कंट्री के अंदर अंदर किया जा रहा है, वो होता है इंटरनल ट्रेड। एंड एक्सटर्नल ट्रेड विच इज डन बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री, एक कंट्री के बाहर दूसरी कंट्री से किया जा रहा है, इन विच मोर देन टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व और मिनिमम टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व, वो होता है एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलता हूं आपको कि आई परचेज समथिंग फ्रॉम राजस्थान एंड आई सेल इट इन एमपी, ये कौन सा होगा, मतलब ट्रेड कौन सा होगा ये, मैं राजस्थान से कुछ लाके एमपी में बेच रहा हूं तो इंटरनल ट्रेड होगा, क्योंकि विद इन द कंट्री है ना, स्टेट कोई भी हो कोई मतलब नहीं है, विद इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर अंदर खरीदा बेचा जा रहा है। अब मैं बोलता हूं कि आई परचेज समथिंग फ्रॉम राजस्थान एंड आई एक्सपोर्ट इट टू यूरोप, अब क्या होगा, अभी एक्सटर्नल ट्रेड है, कि मैं अगर बेच रहा बाहर हूं, है ना, और अगर मैंने बोला कि मैं अमेरिका से कुछ खरीद के लाता हूं और इंडिया में बेचता हूं, तो ये भी एक्सटर्नल ट्रेड है ऑब्वियसली, मोर देन वन कंट्री, मतलब दो या दो से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है, अपने कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर का ट्रेड है, ठीक है। हम खरीदते हैं क्या कुछ अमेरिका से
ऑब्वियसली खरीदते हैं यार, बड़ी कंट्री है, खरीदते ही है। और बेचते हैं कुछ, बेचते भी हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे फ्रूट्स बिकते हैं बाहर विदेशों में, है ना। अभी आम का सीजन चल रहा है तो अल्फोंसो मैंगो, हापुस आम बहुत बिकता है बाहर। तो इंटरनल ट्रेड में भी दो आते हैं, वन इज होलसेल ट्रेड एंड अनदर वन इज रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड मींस परचेजिंग इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेलिंग इन बल्क टू रिटेलर। यानी बल्क में ही आपने मैन्युफैक्चरर से खरीदा और बल्क में आपने कस्टमर को नहीं बेचा, एक दूसरे दुकान वाले को ही बेचा, रिटेलर को बेचा, वो होता है होलसेल ट्रेड। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं थोक व्यापारी। ठीक है, मतलब जो डायरेक्टली कस्टमर से ट्रेड नहीं कर रहे, जो दुकान पे बेच रहे हैं। और रिटेल ट्रेड कौन होता है? who purchase in bulk but sell in small quantities to customer। खरीद तो एक साथ रहे लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटीज में कस्टमर को बेच रहे हैं, डेट इज रिटेल ट्रेड। जो हमारे लोकल किराने की दुकान वाले हैं वो रिटेलर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं खुदरा व्यापारी। ठीक है। एंड एक्सटर्नल ट्रेड में कौन कौन से आते हैं? नंबर वन एक्सपोर्ट, यानी दूसरी कंट्री में माल बेचना, सेलिंग टू अनदर कंट्री। देन import, purchasing from another country, and then entrepot, selling, purchasing from one country and selling to another country। ठीक है, that is called entrepot। clear? any doubt? anyone? अच्छा, इनके नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स मेरे हैं, वो आपको लिंक वो भेज देंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर इधर लिखे हुए नहीं है नोट्स, क्या लिखे, तो नोट्स आपको आ जाएंगे, तुम्हारे पास होंगे, आ गए? ठीक है, तुम्हारे जो भी न्यू स्टूडेंट्स है नोट्स आ जाएंगे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, ये सब उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, आज वाले टॉपिक्स में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। मैं कल पूछूंगा मैं क्वेश्चंस, ये जितना भी हमने पढ़ा ना, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, इनमें सब में से क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अगर कोई डाउट हो तो अभी बता दो, इसीलिए। नहीं? ऑनलाइन एनीवन? ग्रंथ, दिविशा, दक्ष? थोड़ा टेरिशरी इंडस्ट्री देखना पड़ेगा, मतलब समझ में आया हुआ है, बस पढ़ना है वापस। और कोई? दिविशा, ग्रंथ? यस ग्रंथ, एनी डाउट? एंड दिविशा? चलो गाइस, इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में।